तो हम फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि फॉर्म्स होते क्या हैं और उनको हम यूज क्यों करते हैं। व्हाई डू वी यूज फॉर्म्स? कौन बता सकता है मुझे? कोई नहीं? किसी वेबसाइट को हम क्यों क्रिएट करते हैं? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनी वेबसाइट? कि यूजर्स पे जाए और जो उसको एक्सप्लोर करे वेबसाइट को, बिल्कुल ठीक, और अपने लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। बिल्कुल ठीक है। तो एक सपोज करते हैं कि आपने वेबसाइट बना ली, अब उस वेबसाइट पे विजिटर भी आ रहे हैं और विजिटर घूम फिर के आपकी वेबसाइट से चले जा रहे हैं, तो आपको क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है आपको। आपको कब फायदा होगा? जब वो एक्सप्लोर करेंगे। आपको तब फायदा होगा जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर में आए और आपको पता हो कि वो कौन थे जो आए, तभी आप उन्हें फॉलो कर पाओगे ना। अब मान लीजिए आपने एक शोरूम खोला और उस शोरूम के अंदर में लोग आते हैं, एसी की हवा खा के चले जाते हैं, तो किसी को कोई फायदा नहीं है शोरूम वाले को। तो उसको कब फायदा होता है? आपने देखा होगा जब आप कहीं पे जाते हो किसी पब्लिक प्लेस पे, तो वो आपसे आपका नंबर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा, अलग अलग तरीकों से। क्या बोलते हैं कि आपको हम ये कूपन ऑफर कर रहे हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए और आप फलानी जगह जाएंगे तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। होता है ना ऐसे कई बार आप पब्लिक प्लेसेस में जब आप जाते हैं, तो क्यों कर रहे होते हैं वो? आपका नंबर क्यों ले रहे होते हैं बेसिकली? जिससे कस्टमर वापस ना आए। अच्छा आए, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल सही बोला, ताकि वो वापस आए ना आए, लेकिन हम उसको वापस बुला लें किसी तरीके से, है ना। अगर मेरे पास आपका नंबर ही नहीं है तो फिर ना तो मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ, ना मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, और अगर मैं आपको मैसेज या कॉल नहीं कर सकता तो मैं यानी कि आपसे किसी भी तरीके के कांटेक्ट में नहीं। और सेम हैपेंस विद आवर वेबसाइट। अगर हमें ये ना मालूम हो कि जो हमारी वेबसाइट पर यूजर आया था, अगर हमने उसका कोई डेटा कलेक्शन नहीं किया, तो हमारे लिए तो वो एक ऐसा यूजर था जो आया और चला गया, जिसके थ्रू हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। और ज्यादातर वेबसाइट जो आप कॉमर्शियल वेबसाइट, जो आप बिजनेस वेबसाइट्स बनाते हैं, उनका कोर मकसद, उनका कोर जो यूज है वेबसाइट का, वो क्या है? मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू जनरेट करना। अगर कोई वेबसाइट रेवेन्यू ही जनरेट नहीं कर पा रही है तो उस वेबसाइट का यूज क्या है? कोई यूज नहीं। और वो वेबसाइट कब यूज मोनेटाइज कर पाएगी, कब जो है बिजनेस जनरेट कर पाएगी, रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी? जब एज अ बिजनेस और वेबसाइट ओनर आपको पता हो कि उस वेबसाइट पे कितने लोग आए, कब आए, किस प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड थे, और उनका फोन नंबर क्या था या उनकी ईमेल आईडी क्या थी। तभी आप उनके साथ किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट में आ पाओगे। और उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं हमारे फॉर्म्स। एक तरीका तो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर में अपना फोन नंबर लिखा हुआ है और वही फोन नंबर से वो आपको कॉल कर ले, विच इज फेयर, है ना। अच्छा आइडिया है वो कि वो आपको कॉल कर ले रहा है, अपना आपके पास नंबर भी आ गया, बातचीत हो गई आपकी। लेकिन बहुत सारे यूजर जो होते हैं वो हेजिस्टेंट होते हैं, है ना, वो कॉल नहीं करते। कई बार तो ऐसा होता है कि वो उस सेगमेंट से बिलोंग कर रहे होते हैं कि उनको ये हमेशा डर लगा रहता है कि सामने वाला जो कॉल उठाएगा वो पता नहीं अंग्रेजी में ना बात कर रहा हो, है ना। एक हमारे मन में एक हिडन फियर है ना इस चीज का। तो हम सबके मन में भले ही ना हो, लेकिन बहुतों के मन में ऐसा फियर होता है कि वो कॉल करने से पहले सोचते हैं, और खासतौर पे एक ऐसी जगह पर कॉल करने से पहले वो जरूर सोचते हैं कि जो उनको लगता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना। अगर किसी प्लम्बर को कॉल करना है, किसी इलेक्ट्रिशियन को कॉल करना है तो बिंदास करेंगे, है ना। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करना है तो 10 बार सोचेंगे, किसी कॉलेज को कॉल करना है तो 10 बार सोचेंगे, मन में पहले पूरी कहानी बनाएंगे कि हेलो करने के बाद मैंने कैसे बोलना है ना। तो वो पहले पूरी की पूरी रिहर्सल करके बैठे होते हैं अपने दिलो दिमाग में। तो यानी कि क्या है, जो कॉल एक अच्छा तरीका तो है बिजनेसेस के लिए कि उनके पास कॉल आए, लेकिन कॉल आने में भी कई बारी डिफिकल्टीज होती हैं। यानी कि एक जो हिडन फियर है ना हम लोगों के जीवन में जो होते हैं, तो उन्हीं में से एक फियर है जो कि हमें कॉल करने से रोकता है।
और वही फियर है जिसकी वजह से आज की डेट में आप मैसेजिंग को इतना ज्यादा यूज करते हो। उसी फियर की वजह से मैसेजिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि जब आप मैसेज करते हो ना तब आपको इंस्टेंटली सोचना नहीं होता है ना। अब अगर जैसे फोन पे तो आपको तुरंत जवाब देना है, यू हैव टू रिप्लाई इंस्टेंटली, लेकिन मैसेज में क्या है, मैसेज आपने पढ़ा, पहले उसको एब्जॉर्व करोगे आप मैसेज को, है ना, कि क्या मैसेज है, फिर लिखने से पहले आप उसके इम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचोगे 10 बार कि अगर मैं ये लिख दूं तो सामने वाला क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या एक अपनी धारणा बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेस, है ना, इन योर माइंड बिफोर यू रिप्लाई टू समवन। तो इसीलिए मैसेजिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर है, और इसीलिए इंटरनेट के ऊपर में भी अब आप देखते हो वेबसाइट में चैट का ऑप्शन आपको दिखता है ना। तो चैट का ऑप्शन इसीलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, क्योंकि हमारे सामने मैसेजिंग एक बहुत अच्छे अल्टरनेट के रूप में आ गया, जहां पे कि हमारा फियर सामने नहीं आता सामने वाले के, और हम उससे बात भी कर पाते हैं। ठीक है, सेम गोज विद फॉर्म्स। अब फॉर्म्स क्या होते हैं, मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स दूं तो हम कुछ फॉर्म्स देखते हैं। पहले मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, ISPL Academy। अब इसके ऊपर हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर में चले गए, और फर्स्ट थिंग जो आप इस वेबसाइट के ऊपर में देखोगे वो क्या देखोगे, एक फॉर्म खुला हुआ है हमारा ऑन द राइट ऑफ द स्क्रीन। अब कोई भी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, कोई भी एक इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो कि इस कोर्स को लेना चाहता है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और ये इंफॉर्मेशन फिर एकेडमी को मिल जाएगी, और एकेडमी फिर उस बच्चे को फॉलो कर सकता है। कैसे फॉलो कर सकता है? बाय कॉलिंग देम, बाय मैसेजिंग देम, किसी भी मोड से वो उनको फॉलो कर सकता है कि भाई आपने हमारी वेबसाइट विजिट की थी, आपने ये कोर्स चूज किया था, अब आप कब ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऑर्गेनाइजेशन उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने ऑडियंस को कांटेक्ट करेगी। ठीक है, इसी चीज में फॉर्म्स के लिए स्पेशली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, CTA। ये जो CTA टर्म है इसका मतलब होता है कॉल टू एक्शन। अब ये जो कॉल टू एक्शन टर्म है, इसका मतलब अगर आप मुझे कोई बता पाओ तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं बता पाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कॉल टू एक्शन क्या चीज होती होगी। हाँ जी, किसी से बात, हाँ, किसी से बात करना। कॉल टू एक्शन, आप किसी को फोन करो और उसको बोलो यार शाम को मिलेंगे। तो आपने क्या किया, कॉल किया एक एक्शन लेने के लिए, है ना। सिमिलरली आप किसी और को भी कॉल करो। अच्छा, इसमें जब आप बोलोगे कि शाम को मिलेंगे, और मैं एक दूसरा एग्जांपल अब दे रहा हूँ, एक और कॉल आपने की कि यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तेरे फायदे की बात है, तुरंत आ जा, इतना बेनिफिट हो जाएगा तुझे। इन दोनों कॉल्स के बीच में आपको क्या लगता है कि जो मिलेंगे शाम को और जो उसके आप एक अर्जेंसी दिखाओ कि भाई ये तुरंत आ जाओ और एक बहुत बड़ा आपको फायदा हो सकता है अभी आने पे, तो दोनों में से किस केस में सामने वाला आपसे मिलने के लिए आएगा? जिसमें हम अर्जेंसी दिखाएंगे, है ना। तो यही चीज होती है कॉल टू एक्शन में, जो अब फोन करके तो हम फोन पे बोल सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आजा, लेकिन वेब पे कैसे बोलेंगे ये चीज? वेब पे बोलने के लिए हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं, और ये हर वेब डेवलपर की, हर वेब डिजाइनर की अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्ले करता है वर्ड्स के साथ। ठीक है ना, ये उसके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। और कैसे करता है? अब मान लीजिए एक इस फॉर्म का एग्जांपल हम लें, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक फ्री वेब डिजाइन एंड मार्केटिंग क्लास, और नीचे लिखा हुआ है बुक फ्री डेमो।
यहाँ पे बुक फ्री डेमो लिखा हुआ है। अगर हम बिल्कुल एक और एग्जांपल लें कि यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो और ऊपर लेकिन ये डेमो का कोई जिक्र ना हो और यहाँ पे लिखा हुआ हो सेंड योर इंक्वायरी, तो दोनों केसेस में आप में से किस फॉर्म पे ज्यादा आपको लगता है कि लोग क्लिक करेंगे और कौन सा फॉर्म ऐसा है जिसको लोग ज्यादा फिल करेंगे? फ्री डेमो वाले को ज्यादा फिल करेंगे। उसको क्यों नहीं करेंगे सेंड इंक्वायरी को? क्योंकि सर उसमें तो बस अपनी डिटेल्स जाएगी और डेमो में हम फ्री मतलब क्लास लिस्ट खुद मतलब व्यू कर सकते हैं कि क्या होगा, है ना। अब देखो इसी को बोलते हैं एक माइंड के साथ प्ले करना। दोनों ही केसेस में असल में जो इस फॉर्म से जो डेटा जाएगा वो बिल्कुल सेम डेटा इस वेबसाइट के बैकएंड पे अवेलेबल होगा उनकी मार्केटिंग टीम को, बिल्कुल सेम डेटा। लेकिन यहाँ पे यूजर उस फॉर्म को तो फिल कर दे रहा है जहां पर उसको अपना कुछ बेनिफिट दिख रहा है, लेकिन उस फॉर्म को कभी यूजर फिल नहीं करता जिसमें उसको अपना बेनिफिट ना दिखे। यही बात हुई ना। तो CTA हमारा यही वर्ड्स हैं जो कि हम यूजर के साथ में प्ले करते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला, बुक फ्री डेमो। तो बुक फ्री डेमो से यूजर को ये लगेगा कि उसका फायदा है, फ्री में मिल रहा है, ले लो, है ना। क्या जाता है तो तो फॉर्म फिल कर देगा। एकेडमी को क्या फायदा होगा? हमें पता चल गया कि वो कौन स्टूडेंट था, किस कोर्स में इंटरेस्टेड था, उसका फोन नंबर क्या है और हम उसे कॉल कर लेंगे है ना। लेकिन अगर यहाँ पे केवल इतना लिखा जाता है कि अपनी इंक्वायरी सेंड कर दो, तो इंक्वायरी सेंड करना एक इतना जेनेरिक टर्म हो गई है आज की डेट में, जिसमें सबको पता है कि हम इंक्वायरी भेजेंगे तो पता नहीं जवाब आए ना आए। एक तो हम लोगों के सामने जब इंक्वायरी रेज करते हैं ना, और क्यों रेज नहीं करते ज्यादातर लोग इंक्वायरी वाला फॉर्म क्यों फिल नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये है कि वो जो इंक्वायरी रेज कर रहे हैं पता नहीं कब उसका रिप्लाई आए, आ जाए कि 20 दिन बाद आए, जब उनको उस प्रोडक्ट या उस सर्विस की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इंक्वायरी वाले पेजेस बहुत ज्यादा कम फिल किए जाते हैं। दूसरा, आपको फॉर्म में अगर कुछ डायनेमिक चीज डाल दो ना, कुछ डायनेमिक चीज डाल दो अगर फॉर्म के अंदर में, तो वो और ज्यादा यूजर को कन्विंस करता है फिल करने के लिए। जैसे अगर यहाँ पे ये डेट्स ना होती, आप डेट्स देख रहे हो ना कि ये डेट चूज कर लोगे कब आपको चाहिए डेमो। अब अगर ये डेट ना हो तो क्या होता, तो यूजर को फिर से लगता कि यार ये तो स्टैटिक सा पेज है, पता नहीं ये लोग इसका रिप्लाई करेंगे कि भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर यूजर को दिख जाए कि यार आज 29 तारीख है और कल के लिए मैं डेमो बुक कर सकता हूँ, सेम डे के लिए नहीं कर सकता, तो ये एक डायनेमिक आपको डेट्स दिख रही है ना यहाँ पे, तो इससे उसको क्या फायदा होगा। और यहाँ पे उसे ये पता चलेगा कि ये बीच में संडे आया था, 4 के बाद सीधा 5 आ गया, तो यानी ये संडे को नहीं लेते डेमो, तो उसको लगेगा हाँ यार ये वेबसाइट बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होती है, तो यानी कि इसमें मैं जो फॉर्म फिल करूंगा उसका मुझे जरूर रिप्लाई आएगा। एक आपके मन में जाएगा ना इंप्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम फॉर्म्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये जो CTA होता है जिसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन, तो चैट में कंप्यूटर बात करता है ना अपने से, उनको बोलते हैं चैट बॉट्स। 2 तरीके की चैट्स अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि आप ये यहाँ पे चैट देख रहे हो ना, मैंने क्लिक करा तो ये चैटबॉट के साथ चैट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो वो ये चैटबॉट ने खुद से पूछा कि भाई अपना नाम बताओ, ये चैटबॉट ने पूछा, मैंने यहाँ पे डाल दिया जी मेरा नाम तो अनुभव है, तो अब ये चैटबॉट अब वेट कर रहा है नेक्स्ट मैसेज का, और आई वांट टू डू अ कोर्स इन वेब डिजाइनिंग। अब ये जो मैसेज था फर्स्ट मैसेज के बाद, ये डायरेक्टली जा रहा होगा एकेडमी को, ये एकेडमी को मैसेज जा रहा है। अगर एकेडमी पे कोई अभी चैट पे बैठा हुआ होगा तो वो इसको रिप्लाई कर देगा, और अगर नहीं बैठा होगा कोई तो ये वेस्ट चला जाएगा चैट का, जो ये पूरा का पूरा मैसेजिंग सिस्टम है। तो इस वाले चैट में बस जैसे कि अगर मैं आपको व्हाट्सएप भेजूं और आप उसको देखो ही ना,
तो मेरा मैसेज भेजना बेकार हो गया। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वेबसाइट के साथ हो रहा है। इस समय पे कोई भी आपकी चैट को रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा है आपको, तो यानी कि जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो भेज जा रहा है, ठीक है ना। तो जो पहला मैसेज था वहां तक चैटबॉट था, इसके आगे अगर कोई फिजिकली रियल बंदा कोई बैठा है तो ही रिप्लाई आएगा। तो दो तरीके से काम करते हैं। अगर वो खुद से रिप्लाई आ रहा है उसको बोलते हैं चैट बॉट। बॉट कौन समझता है ना? हाँ जी, बीओटी बॉट। बॉट्स होते हैं जैसे आप रोबोट्स बोलते हो ना, वही नूब हैं? नूब कौन? नूब से नूब, वो क्या होता है? रोबोट जो सुना है ना, रोबोट। तो रोबोट की जगह यहाँ पर हम केवल इसको बॉट यूज करते हैं, क्योंकि वो तो रोबोट हैं जो कि फिजिकली करते हैं, यहाँ पर ये डिजिटली हो रहा है, तो ये केवल बॉट्स है। तो ये फॉर्म का आपने एग्जांपल एक देखा। सिमिलरली अब यहाँ पे ये जो लिखा है ये भी असल में CTA की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे कि अगर लिखा है टॉक टू ट्रेनर, अब आपको एक कोर्स करना है और आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप ट्रेनर से बात कर पाओ, तो आपके लिए तो एक अच्छी चीज है। तो हमने यहाँ पे CTA का यूज किया, टॉक टू ट्रेनर, ताकि वो डायरेक्टली ट्रेनर से बात कर पाए। अगर किसी को ट्रेनर से बात करनी तो कर ले, और नहीं तो रजिस्टर कर ले। यहाँ पे रजिस्टर में फिर से एक फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे कि देखो वही इंफॉर्मेशन दोबारा पूछी जा रही है। अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे केवल उतनी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है जो कि उसको कांटेक्ट करने के लिए जरूरी है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी जरूरी है। तो यानी कि ये दोनों पर्पस सॉल्व कर रहा है ये फॉर्म। ये फॉर्म हमें ये भी हेल्प कर रहा है कि हम उस बंदे को दोबारा से कांटेक्ट कर पाए। अगर वो बीच में इस प्रोसेस को छोड़ देता है, तो ड्रॉप कर देता है, तो हम उसको कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि हमारे पास उसका नाम, मोबाइल, ईमेल और सिटी है, तो हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो इस प्रोसेस को पूरा लेता है आगे चल के, तो खुद को रजिस्टर कर ही लेगा, है ना। तो यानी कि दोनों पर्पस सॉल्व करता है ये। यहाँ से लॉगिन अगर वो करेगा तो मोबाइल नंबर डाल के अपना लॉगिन कर लेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस बनाया जाता है, राइट। अब मैं आपको फॉर्म क्रिएट करना होता है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए पहले तो आप ये समझ लें, किसी भी फॉर्म को दो पार्ट में देखा जाता है। एक उसका फ्रंट एंड होता है और उसका बैक एंड होता है। फ्रंट एंड से मतलब है जो कुछ भी स्क्रीन पर दिख रहा है, और बैक एंड का मतलब है जब वो फॉर्म फिल करा गया, फिल होने के बाद एक बटन पे क्लिक किया जाता है हमेशा उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। भले ही सबमिट की जगह हमने वहां पे लिखा हुआ बुक फ्री डेमो या सेंड इंक्वायरी, कुछ भी लिखा हुआ हो, सेव लिखा हुआ हो, वो यूज किया जा रहा है। हाँ, लेकिन हमेशा फॉर्म का यूज ये भी नहीं है कि केवल हम इंक्वायरीज ही जनरेट करनी है। लीड जनरेशन काम नहीं है केवल फॉर्म का। फॉर्म मल्टीपल वेज में हमारे काम करता है, लेकिन मैं आपको आज लीड जनरेशन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे आप डायरेक्टली अभी कनेक्ट कर पाओगे कि ये उसका, क्योंकि प्राइमरी यूज आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी आप बैकएंड की तरफ तक की नॉलेज आपको नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं केवल आपको आज फ्रंट एंड से रिलेटेड उसकी कुछ चीजें बताऊं, ताकि आप उसको समझ पाओ कि फॉर्म एक्चुअली होते क्या है, कैसे यूज करते हैं। बाद में फॉर्म्स का यूज तो बहुत होता है। आप लोगों ने आई एम श्योर कि अपने लाइफ में कभी ना कभी एडमिशन फॉर्म्स या कुछ इस तरीके के फॉर्म्स भरे होंगे, और रोज ही आप कोई ना कोई फॉर्म भरते हैं। जैसे कि अगर आप जब भी अपनी ईमेल चेक करते हैं, तो जो जीमेल के अंदर में आप अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, दे ऑल आर फॉर्म्स। ठीक है, ये सब के सब फॉर्म्स की कैटेगरी में फॉलो करते हैं। फॉर्म लिखा हमने, तो टैग जो हमारा टैग है वो है फॉर्म, और फिर इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लोज होता है ये फॉर्म से ही, ये फॉर्म और ये फॉर्म क्लोज किया हमने, जैसे कि जनरली हम करते हैं। इसके अंदर में अब मान लीजिए हमें यूजर से उसका नाम पूछना है। अभी जो मैं फॉर्म बनाऊंगा बहुत ही बेसिक सा फॉर्म आपको दिखेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम, BR दिया। एक चीज होती है इनपुट।
अब किसी भी फॉर्म पे अगर आप देखेंगे जिसके अंदर आप टाइप कर पाते हैं वो इनपुट बॉक्सेस है। आप टाइप कर पा रहे हैं ना, तो वो इनपुट है और फिर उस इनपुट के कुछ टाइप्स हैं। जैसे आप कई बार देखते हैं कि आप किसी फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करें तो उसमें आप अपना नाम डाल पाते हैं, किसी में केवल आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल पाते हैं। जैसे कि अगर आपको केवल मोबाइल नंबर डालना है तो उसमें फिर कैरेक्टर्स नहीं डलते। एक चीज होती है अल्फा न्यूमेरिक। क्या होती है अल्फा न्यूमेरिक? अल्फाबेट्स टू नंबर्स नहीं होता, वो अल्फाबेट्स एंड नंबर्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर में दोनों चीजें आ जाए। कोई भी ऐसा डेटा टाइप जो कि दो तरीके की वैल्यूज को एक्सेप्ट कर ले उसको हम बोलते हैं कौन सा डेटा टाइप? अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। जैसे पासवर्ड बनाने के लिए आता है। हाँ, तो वो डेटा टाइप है पासवर्ड, जिसका टाइप है पासवर्ड। ये दिखाऊंगा मैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट एक ऐसा टाइप है इनपुट का जो ये बॉक्स बन के आएगा जब आपके पास, तो इसके अंदर चाहे आप न्यूमेरिक वैल्यू डालो चाहे आप अल्फाबेट्स डालो, ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और हम पहले मैं केवल आपको यही एक बना के दिखा रहा हूँ। इसको अब हम ब्राउजर में देखते हैं कैसे दिखेगा ये। हम अपने फोल्डर में गए, फोल्डर हमारा ये है, इस फोल्डर के अंदर 4 फोल्डर हमारा है और फर्स्ट हमारी फाइल है। तो देखो हमने एंटर योर नेम और ये हमने यहाँ पे दिया। अब मैं इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ये टाइप कर रहा हूँ, मैं इसमें 1 2 3 4 भी टाइप कर सकता हूँ और न्यूमेरिक भी टाइप कर पा रहा हूँ और अल्फाबेट्स भी टाइप कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये टेक्स्ट टाइप होता है इसके अंदर हम अल्फा न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट चीज डालते हैं। मैं यहाँ पे इसको BR लगा रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम एक बेसिक फॉर्म बना रहे हैं। एंटर योर ईमेल। अब ईमेल के लिए हमारे पास एक टाइप है ईमेल। इससे क्या होगा? इसके अंदर जो हम वैल्यू डालेंगे वो ईमेल टाइप की होनी चाहिए। देखो जैसे मैंने टाइप करना स्टार्ट किया तो मैसेज अगर आप देखोगे क्या आएगा, प्लीज इंक्लूड एन @sign इन द ईमेल एड्रेस, ABC इज मिसिंग एन @ तो यानी कि अब ईमेल के अंदर में @ होता है ना, तो अगर हम टाइप में ईमेल डाल दें तो हम गलत जो वैल्यूज हैं वो यूजर से हम उसको वैलिडेट कर पा रहे हैं असल में कि गलत वैल्यूज यूजर ना डाल पाए, ठीक है। इसके बाद हम डालते हैं एंटर योर मोबाइल। इसमें हमने दे दिया इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर। तो इसमें तो हम नाम डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया अनुभव। ईमेल आईडी में डाल दिया मैंने अनुभव @ispl.academy.com। और मोबाइल में मैंने देखो कैरेक्टर नहीं डाला। ईमेल में जरूरी नहीं होता ना कि नंबर भी डले। नहीं, ईमेल्स के अंदर में नंबर भी आ सकते हैं आपके और अल्फाबेट्स भी। नहीं मतलब जैसे आपने डाला उसमें नंबर नहीं है तो इससे जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं होता। ईमेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर नंबर्स, अल्फाबेट्स और बोथ। नंबर, मैं इसके अंदर नंबर नहीं डाल पा रहा हूँ तो मैं इसके अंदर केवल ऊपर नंबर्स ही डाल पाऊंगा, ठीक है। अब आपने पूछा था कि अगर पासवर्ड करना हो तो एंटर योर पासवर्ड। इसका टाइप भी पासवर्ड ही है। अल्फान्यूमेरिक होगा लेकिन इसमें सब आ जाता है। इसमें सब आ जाता है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो भी आप टाइप करोगे दिखेगा नहीं। जैसे आप पासवर्ड जब डालते हो तो अब जैसे मैंने डाला नहीं दिखेगा ना ये। तो पासवर्ड टाइप अगर होगा तो ये इस तरीके की चीज जो आप पासवर्ड डालते हुए आती है ना। तो अब यहाँ कुछ डालोगे और फिर आई बनी हुई आ जाएगी अगर आपको देखना है ना। तो पासवर्ड और टेक्स्ट असल में एक ही तरीके के होते हैं, बस फर्क ये होता है
कि पासवर्ड की वैल्यूज को वो हाइड करके रखता है, और एक कोने पे जो आप एक आइकन देख रहे हो आई वाला, उसकी क्लिक पे वो आपको डिस्प्ले भी कर देता है, ताकि अगर आपको देखना हो, पता चलो आप खुद ही भूल के टाइप किया गया था तो, है ना, जो पासवर्ड आप डालना चाह रहे हैं वो खुद ही अगर गलत डाल रहे हैं आप अकाउंट क्रिएट करते हुए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर वो पूरा का पूरा फॉरगेट वाला प्रोसेस चलाना पड़ेगा। तो इसलिए ये पासवर्ड के अंदर में दोनों ऑप्शन आते हैं, पहले नहीं आता था ये HTML5 की दुनिया में जब हम आए हैं तब से सारी की सारी चीजें ऐड हुई हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता। तो समझे आप इसको किस तरीके से करते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि सबमिट बटन तो बनाया ही नहीं हमने, बताओ, अब एक हम सबमिट बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। अब ये डेटा जाएगा कैसे आगे, तो ये एक बटन आ गया। अब लेकिन हमने तो यहाँ सबमिट लिख दिया, अगर हमें इसका टेक्स्ट चेंज करना हो सबमिट की जगह, तो हम इनपुट की एक वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, इसमें लिख देते हैं बुक नाउ, तो उसके अंदर बुक नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार ये आप देखते हो कि इस पर क्लिक करते हो ना आप, तो ये फॉर्म पोस्ट नहीं होता, पहले यहाँ पे आपको बोलता है कि भाई फिल तो करो तब तो आगे बढ़ोगे, बोलता है ऐसे। वो इसलिए बोलता है क्योंकि इनमें हमने यहाँ पे लगाया हुआ होता है रिक्वायर्ड। दो तरीके के डेटा होते हैं ना किसी भी फॉर्म में, एक तो वो डेटा है जो कि रिक्वायर्ड है, जिनको फिल करे बगैर ये फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, और कुछ ऐसा डेटा है जो कि ऑप्शनल है, फिल करो ना करो कोई बात नहीं। तो जो आपको लगता है कि डेटा रिक्वायर्ड है, जिसको फिल करे बगैर ये फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, उसमें आप रिक्वायर्ड लगा दो। जिसमें आपको लगे कि ये ऑप्शनल है तो आप छोड़ दो। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करके सबमिट पे बुक नाउ पे क्लिक करूंगा तो बोलेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, कि ये भरो भाई, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, लेकिन बाकी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल दूं और तब सबमिट पे क्लिक करूं तो उसको कोई फर्क नहीं, वो सबमिट कर देगा, ठीक है। अब हमने बोला कि ये सबमिट कर देगा, अब ये सबमिट कर देगा तो आगे क्या होगा, ये जाएगा कहां, ये डेटा ये सबमिट कर देगा इस बटन पे, तो ये गया कहां, कहीं भी नहीं, वेबसाइट। हाँ, लेकिन वेबसाइट पे जाएगा कैसे ये। अब आप कहीं पे डेटा भेजना चाहते हो, चिट्ठी लिखते हो, तो उसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए एक एड्रेस होता है जो कि उसका डिलीवरी एड्रेस होता है। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस तो है नहीं कि ये डेटा जाए कहां, कौन लेगा इसको, इस डेटा को। वो चिट्ठी को लेने के लिए आप लिखते हो ना कि भाई ये नाम है रेसिपिएंट का और ये उसका एड्रेस है, तब वो बंदा लेता है उसको। अब यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं कि ये जो डेटा फिल किया जाएगा इस फॉर्म में, ये इसको लेगा कौन। तो ये फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, एक तो ये फॉर्म जो है, ये जब कहीं पे जाए तो उसको जो कलेक्ट करेगा उसका हम URL एक्शन में देते हैं। एक्शन में हम क्या देते हैं कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करो, इस सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या एक्शन लिया जाए, सबमिट बटन की क्लिक पे एक्शन क्या लेना है वो हम यहां बताएंगे। अब ये जो एक्शन लेने का काम है, असल में ये बैकएंड का कोई काम है, यानी कि अभी आप जो काम कोर्स कर रहे हैं ये फ्रंट एंड का कोर्स है। ये बैकएंड वाले जो डेवलपर्स होते हैं उनका काम यहां से स्टार्ट हो जाता है। फिर उनको ये जो डेटा फिल किया गया है यहाँ पे, वो इस डेटा को पकड़ेंगे और फिर उसके ऊपर में जो भी प्रोसेस उन्हें अप्लाई करना है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां तक का जो कोर्स है वो फ्रंट एंड में आता है, जब फॉर्म के आगे क्या होगा वो बैकएंड का पार्ट है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक्शन के अंदर आप उस फाइल का नाम दोगे
जो फाइल इस डेटा को रिसीव करेगी और उसके ऊपर में कोई प्रोसेस अप्लाई करेगी। ठीक है, तो हमने इस फाइल का नाम मान लीजिए दे दिया प्रोसेस, लेकिन ये फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करेगा कि आपके डेवलपर के ऊपर में कि उसने फाइल का नाम क्या दिया हुआ है, ये सब कुछ उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। अब ये जो process.php फाइल है, इसको ये जो डेटा है ये किस मेथड से मिलेगा? दो तरीके के मेथड होते हैं, एक मेथड होता है पोस्ट और एक मेथड होता है गेट। तो पोस्ट का क्या मतलब है? पोस्ट एक सिक्योर मेथड है जो कि डेटा को, इस process.php फाइल को एक सिक्योर मेथड के थ्रू लेके जाएगा। और जो गेट होता है वो सिक्योर नहीं है इतना, ठीक है, वो इतना सिक्योर नहीं है। और लेकिन गेट हम तब यूज करते हैं अगर आप वेबसाइट को देखो, फ्लिपकार्ट में मैं गया, मैं किसी प्रोडक्ट को खोल लेता हूं, बताओ मोबाइल ही नहीं है इनके पास तो टी शर्ट लेते हैं, चलो। अब ऊपर अगर आप देखो, प्रोडक्ट को नहीं देखना है आपने, ये जो एड्रेस बार है इस पे ध्यान देना चाहिए। एड्रेस बार में कितना लंबा एक यूआरएल आया है, देख रहे हो? ये कितना लंबा यूआरएल चले जा रहा है। ये इतना लंबा यूआरएल, ये जो यूआरएल है इसके अंदर में बहुत सारा ऐसा डेटा है जो कि इस पेज को प्रोपोगेट करने के लिए बहुत जरूरी है। जिस डेटा की, यानी कि ऊपर वाली इस बार के अंदर में, एड्रेस बार में जो भी डेटा है, इसके अंदर में इस प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट आईडी होगा। हर एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट आईडी होगा ना, वो आईडी इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा। और भी कई सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो कि इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए जरूरी है। साथ में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होगी जो कि एनालिटिक्स के लिए जरूरी है, यानी कि जिससे फेसबुक और फ्लिपकार्ट को पता चलेगा कि किस पेज को देखा गया है, कौन से प्रोडक्ट को देखा गया है। तो वो अपने एनालिटिक्स के लिए भी उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए होंगे, वो भी इसी के अंदर में हो सकते हैं। अब होता क्या है कि ज्यादातर आप इस यूआरएल को डायरेक्टली शेयर कर देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आपने प्रोडक्ट देखा, आपने कहा यार ये मुझे पसंद आ रहा है, जरा देख ले यार, तेरे को कैसा लग रहा है, फिर ले लेते हैं। तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली कॉपी करते हो या इसको शेयर कर देते हो। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपना किसी और ब्राउजर में डालूं, आई एम नॉट श्योर कि इसमें कोई और ब्राउजर है कि नहीं है, जो कि नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसको इनकॉग्निटो में देख लेते हैं। मैं इस यूआरएल को कॉपी करके डालूंगा, सेम प्रोडक्ट खुल जाएगा, खुल गया ना। लेकिन अब जो हम फॉर्म बना रहे थे, इसने हमें बीच में तो कुछ प्रॉम्प्ट किया नहीं। अब जो हम फॉर्म बना रहे थे, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पोस्ट। मैं इस फॉर्म को फिल कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे ये डाला, और मैंने बुक नाउ पे क्लिक करा। ये कहां पे गया? फाइल नॉट फाउंड, process.php फाइल के पास गया। ये वो जो डेटा हमने इससे पहले फिल किया था, वो डेटा को लेके इस फाइल के पास गया कि भाई मैं कुछ डेटा लेके आया हूं, जरा ले लो, क्या करना है इसका देख लो। अब ये फाइल ही नहीं है वहां, भाई वहां पे उस एड्रेस पे कोई मिला ही नहीं उसे हमने, क्योंकि process.php फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। करती होती तो वो उसका डेटा ले पाती। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर दूं, तो ये मुझसे क्या बोल रहा है कि फॉर्म को रीसबमिट करना है क्या मुझे। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो दोबारा से रीसबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको गेट कर दूं, मैं वापस अपने फॉर्म पे जा रहा हूं, रिफ्रेश किया, फॉर्म को मैं दोबारा फिल कर रहा हूं,
और बुक नाउ पे क्लिक करूंगा। बुक नाउ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सारा का सारा, अगर आप डेटा ध्यान दोगे तो ऊपर एड्रेस बार में आ जाएगा। नहीं आया ये, मैं इसको एक बार हार्ड रिफ्रेश करता हूँ। कई बार पीछे पोस्ट ही रह जाता है। क्या गड़बड़ कर दी है हमने? एक्शन प्रोसेस डॉट php मेथड गेट, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? क्लोज। हाँ क्लोज नहीं किया, देख क्या नहीं, वो क्लोज नहीं होगा तो नीचे फॉर्म बन है ना, फॉर्म हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ है और ये सब कुछ फॉर्म के अंदर में है, फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है जो मैं कर रहा हूँ इसको आगे पीछे, लेकिन मैं क्योंकि मुझे और कुछ एरर दिख नहीं रही है तो मैं बस इसको करके देख रहा हूँ। अच्छा, एक बार मैं एक्शन के अंदर में से इसको हैश लगा के देख लेता हूँ। ये क्या गड़बड़ हो रही है? रिक्वायर्ड है वहाँ पे इसके लिए? नहीं, हम डेटा तो फिल कर रहे हैं। रिक्वायर्ड इज टू वैलिडेट कि वो डेटा उसके अंदर में है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इस तरीके से हम इन फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लियर है?